नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और हम बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ की, जो कि 4 मई को जो शुरू हुआ था और आज यानी कि 9 तारीख को इसका आखिरी दिन था सब्सक्रिप्शन का। और जिस तरीके से इसको रिस्पॉन्स मिला है उसको भी देखेंगे और समझेंगे कि जो मार्केट की इस वक्त कंडीशन या सिचुएशन नजर आ रही है उसके लिहाज से जब 17 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी शेयर बाजार में, तब वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा और उसकी परफॉर्मेंस का असर जो है बाजार पर या फिर जो सरकार का मकसद है रेवेन्यू जनरेशन का, इस तरीके के जो सरकारी संस्थान की कुछ हिस्सेदारी को बेचने को लेकर उस पर क्या होता है और ओवरऑल एलआईसी पर भी इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा उसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखेंगे तो। लेकिन आखिरी दिन यानी कि 9 तारीख को जो क्लोज हुआ है इसका सब्सक्रिप्शन, उसके आंकड़े एक बार बता दूं कि जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन है वो 2.92% यानी कि गुना है, 2.92 टाइम्स है टोटल सब्सक्रिप्शन जो इस वक्त आज क्लोजिंग के बाद आंकड़े हमारे सामने हैं। और साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर ने जो बुक किया है, जिन्होंने मैं कहूँ कि बेट लगाई है, वो 1.95 टाइम्स है। और इसके अलावा एम्प्लॉई का जो है वो सबसे ज़्यादा है 4.33 टाइम्स। पॉलिसी होल्डर्स उसने सबसे ज़्यादा है, करीब 6%, 6 गुना, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन है वो पॉलिसी होल्डर्स की ओर से है। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकार ने इसे करीब 3.5% की हिस्सेदारी बाजार में बेचने की जो मंशा जाहिर की, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से होगी। और मार्केट की अगर आज बात करें तो सेंसेक्स में आज लगातार दबाव नजर आया और सेंसेक्स की जो क्लोजिंग हुई है वो इशारा कर रही है कि फिलहाल वहां पर रेड सिग्नल ज्यादा नजर आ रहा है। करीब 365 पॉइंट की गिरावट आज सेंसेक्स में नजर आई है और निफ्टी जो है वो 16,300 पर बंद हुआ है। और इस पूरे के पूरे सिनारियो को समझेंगे, हमारे साथ 3 खास मेहमान, उनके जरिए सौरभ चंद्रा जी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी डीआईपीपी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर चरण सिंह जी हैं, सीईओ हैं एग्रो फाउंडेशन से और इकोनॉमिस्ट हैं, आपका स्वागत है सर। और शुभमा भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं, आप द बिजनेस स्टैंडर्ड से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत सौरभ सर आपसे करना चाहूँगा, जो उम्मीद थी इस आईपीओ को लाते वक्त या उसको बाजार में उतारते वक्त, और जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं, अगर हम इनको देखें तो वो जो मकसद है, वो जो टारगेट है, वो किस तरीके से अचीव होता या उसके इर्द गिर्द नजर आता है नंबर्स के लिहाज से? जब हम लोग 4 तारीख को मिले थे तब ये बात आई थी सामने और यही कहा गया था कि ये इशू ओवर सब्सक्राइब होगा। ये दिखाता है कि मार्केट में एक अच्छे इशू के लिए बहुत एपेटाइट। इस इशू में सरकार ने टेबल पे इन्वेस्टर के लिए अच्छा पैसा छोड़ा है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको शॉर्ट टर्म में नहीं देखा जाएगा। निवेशकों की उम्मीद है कि इस पे डिविडेंड मिलेगा, वैल्यूएशन अच्छा खासा इंक्रीज होगा जब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। ये सब देखते हुए जैसे उम्मीद थी वैसे ही। और जो QIBs हैं, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो आखिरी दिनों में आते हैं क्योंकि वो पैसे काफी लगाते हैं। उस पे जो ब्याज वो गिनती करते हैं और आखिरी दिन देखा गया कि QIBs और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बहुत तादाद में आया। हर श्रेणी में हमने देखा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। तो जो सरकार की अपेक्षा थी, जो उन्होंने उम्मीद की थी, जो उन्होंने आकलन किया था, उस पर ये आईपीओ बिल्कुल खरा उतरा। ओके शुभमा, अगर हम नंबर्स को देखें जो सब्सक्रिप्शंस हैं और जिस तरीके से हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें 1.95 टाइम्स, एम्प्लॉई 4.33, पॉलिसी होल्डर 6%, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर बात करें वो नंबर्स काफ़ी लेस हैं जो फिलहाल अनऑफिशियल जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। परफॉर्मेंस को अगर हम कोरिलेट करें मार्केट सिनेरियो के साथ, अगर हम अमेरिकी बाजार या एशियाई बाजार को देखें तो पिछले जो 3 दिन के मैं कहूँ कि आंकड़े हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं है और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मैं कहूँ नज़र आया है। कुछ कमोवेश यही स्थिति भारतीय शेयर बाजार की है। ऐसे में कितना ज़्यादा दबाव इस आईपीओ पर आप देखते हैं, नंबर्स को अगर हम साथ में जोड़ें तो? बिल्कुल। और ये जब से एलआईसी का आईपीओ का घोषणा हुआ
औपचारिक तरीके से पहले तो चल रहा था कि कब डेट्स आएंगे वगैरह, बट जब से घोषणा हुआ तब से ही ये डिस्कशन था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें कितना रुचि रखेंगे, कितना रुचि दिखाएंगे। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में चारों तरफ से ही हम देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स मूव आउट कर रहे हैं सेफ्टी ऑफ यूएस मार्केट की तरफ, तो इस वक्त में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वहाँ से आना मुश्किल ही था। और ये चीज़ सरकार को अंदेशा भी था। इस पर जब आईपीओ का जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस पर भी इस पर डिस्कशन हुई थी। मेरा मानना ये है कि एलआईसी के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको अगर हम देखें, बाकी जो सरकारी कंपनियों की विनिवेश हुए हैं उन सब का अगर हम देखें, मोटा मोटी किसी में भी एक सिर्फ पहली बारी 2003 में ओएनजीसी का, उसको अगर हम आउट ऑफ एक अलग छोर से देखें, बाकी सब में फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाए हैं। और इसका वजह यह है कि सरकारी कंपनियों के ऊपर, भारतीय सरकारी कंपनियों के ऊपर उनका मोटा मोटी ये रहता है कि भाई हम आगे चल के देखेंगे इसका मैनेजमेंट कैसा रहता है, इसका परफॉर्मेंस कैसे रहता है, मार्केट डिसिप्लिन में कितना खरा उतरते हैं, उस पर तब हम इन्वेस्टमेंट्स लगाएंगे। अब जैसे एनटीपीसी का देखिए, कोल इंडिया का, एसबीआई का, इन सब में ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स डिसइन्वेस्टमेंट थे। इन सब में शुरुआत में फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट अच्छे हुए टाइम में भी या जब प्रेशर में रहा तब भी, जिस वक्त भी आईपीओ आया, बहुत ज़्यादा रुचि फॉरेन इन्वेस्टर्स का शुरुआत में नहीं रहता है। और ये स्वाभाविक भी है कि हमारे देश के जो बिजनेस हैं उस पर हम कितना कॉन्फिडेंट हैं, तभी जाकर अल्टीमेटली फॉरेन इन्वेस्टर्स भी देखेंगे। क्योंकि उनको, उनके लिए जो मैट्रिक्स है, जो नंबर्स हैं, उस पर सबसे बड़ा ये रहता है कि ये ठीक है, एक अच्छा बाई है, बट क्या यही सबसे अच्छा है इस वक्त में? मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, वो कर रहे हैं सिर्फ एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म रिस्क या रिवॉर्ड को देख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में रिस्क रिवॉर्ड के सामने कितना खरा ये उतरता है, क्योंकि ये तो 5% स्ट्रैटेजी, कोई सेल पिकअप करने नहीं आ रहे हैं कि मैनेजमेंट शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें इन सब चीज़ों को देखते हुए प्राय ऑलमोस्ट सारे केसेस में शुरुआत में फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं रहा था। और इसका इसी क्रम में ये वाला चला था। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन सब चीज़ों के बावजूद एलआईसी सबसे बड़ा आईपीओ बाज़ार में सक्सीड कर गया इस डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में। मैं कहूँगा यही एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर है कि इंडियन मार्केट डोमेस्टिकली भी एक इतना बड़ा इशू को सपोर्ट कर सकता था और सपोर्ट किया है। ओके चरण सर, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखें और पिछले करीब 17 दिन के ट्रेडिंग सेशंस में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव या फिर काफ़ी हाई वोलेटिलिटी नज़र आती है। भारतीय बाजार भी उसे छूते नहीं और उसके साथ साथ रूस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है। ऐसे में एक सरकारी कंपनी की हिस्सेदारी बाजार में उतरती है एक आईपीओ के जरिए, एलआईसी है। जैसा कि शुभ ने कहा, मैं इसको थोड़ा सा और समझना चाहूँगा आपके नज़रिए से कि ये एक रिकॉर्ड है भारतीय बाजारों में कि जब भी किसी सरकारी कंपनी की हिस्सेदारी सरकार लेकर आती है आईपीओ के जरिए, लिस्टिंग के जरिए, वहाँ पर विदेशी निवेशक शुरुआत में उससे दूर खड़े हुए नजर आए हैं। एक आध कोई अपवाद रहा होगा, लेकिन एलआईसी का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन जो है 2.93 टाइम्स होना क्या दिखाता है? इसकी ताकत को, इसके मैं कहूँ कि ट्रस्ट को, और इसको अगर इकोनॉमी या फिर मार्केट बाजार से हम थोड़ा सा और कोरिलेट करना चाहें तो क्या इशारा या क्या पिक्चर नजर आती है? तो मेरी राय में एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि देश में इतनी समर्था है कि हम इतना बड़ा आईपीओ, सबसे बड़ा आईपीओ आया है, इतना बड़ा आईपीओ हम अपने आप हैंडल कर सकते हैं। तो मैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से कुछ चाहता भी नहीं था। और वैसे बात भी सच्ची है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तभी आते हैं जब वो मार्केट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। पर क्योंकि देश अपने आप में इतना सक्षम है कि इतने बड़े आईपीओ को हम ओवर सब्सक्राइब कर चुके हैं और कर पाए हैं। और उसमें खास बात दो है। आप अगर उसका पूरा विश्लेषण करें
कि कहाँ पर ये ओवर सब्सक्राइब हो रहा था। एम्प्लॉइज में काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ 4.34% टाइम्स, और पॉलिसी होल्डर्स के लिए 6 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स देखें तो 1.96 टाइम्स हो रहा है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में 2.9 टाइम्स हो रहा है। तो कहने का भाव यह है कि अगर एग्रीगेट डिस्ट्रीब्यूशन आप लें तो दिस इज अ रनअवे सक्सेस। रनअवे सक्सेस का एक कारण ये भी है कि LIC एक ऐसी कंपनी थी जो घर घर में थी, जिसकी रेपुटेशन घर घर में है, और लोगों का विश्वास है कि ये बहुत अच्छा IPO लॉन्ग टर्म रहने वाला है और बहुत हाई रिटर्न देने वाला है। सरकार भी इसमें से जो निकाल के आई है, शुरू में तो था कि करीब 10% होगा, पर आखिर में सिर्फ 3% पे रुकी है। एक और बात है, सरकार ने स्पष्टीकरण दिया था कि इस साल ये रिपीट नहीं आएंगे मार्केट में, तो हर एक के मन में था कि इतना बड़ा और इतना अच्छा केक है, इसमें हमें कुछ मिलना चाहिए। जहां तक आपने बात की कि पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया भर में और इंडिया की भी जो मार्केट है वो थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो वॉर चल ही रही है, ऊपर से अमेरिका ने अपने रेट्स को जिस तरीके चेंज किया है, वो सबको दिख रहा था कि अमेरिका अपने रेट्स चेंज करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इंग्लैंड ने जिस स्पीड से 1% से चेंज किया, वो तो काफी अनएक्सपेक्टेड था। इंडिया ने भी 40 बेसिस पॉइंट जो चेंज किया, बिल्कुल इस IPO के दौरान किया, वो भी अनएक्सपेक्टेड था। इन सारी चीजों के बावजूद, इन सेंटिमेंट्स, जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, इनके बावजूद जब एक इतना बड़ा IPO ओवर सब्सक्राइब होता है, तो ये कॉन्फिडेंस की निशानी है कि देश में हमारे अपने लोग विश्लेषण करके, पॉलिसी होल्डर्स और जनरल इन्वेस्टर्स, उन सब का विश्लेषण यही है कि ये IPO बहुत सक्सेसफुल है और ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है और इसमें विश्वास लगाया जा सकता है। तो मेरा विचार यही है कि ज्यादा मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की फिक्र नहीं करूंगा, परवाह भी नहीं करूंगा। अपने आप में देश ने दिखाया है एक बड़े, इतने बड़े, और क्योंकि अगर अगर अब इतने बड़े IPO को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, और कंपनीज भी अब उस विश्वास के साथ आ सकती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी आ सकती हैं और दूसरी कंपनीज भी आ सकती हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर ही अंदर ये क्षमता है कि हम लोग गवर्नमेंट का ये जो प्रयास है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, वेल्थ शेयरिंग का, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके सौरभ सर, दो सवाल भी इस बीच में काफ़ी चर्चा में आ रहे हैं। मैं कहूँ कि ये 4 मई से लेकर और 9 मई के बीच में। पहला सवाल ये भी कहा जा रहा है कि रिलायंस जब 2000 रिलायंस पावर की अगर मैं बात करूं, जो कि IPO आया 2008 में, जिसे सबसे बड़ा उस वक्त का IPO कहा गया, और अगर मैं गलत नहीं 4.8 मिलियन लोगों के बीच वो IPO एक तरीके से आया। LIC के बारे में ये कहा जा रहा है कि LIC के साथ जो पैन लिंक हैं, उनके नंबर्स अपने आप में इतने ह्यूज हैं, 42.6 मिलियन, लेकिन उसमें से सब्सक्रिप्शन जो हुआ है वो करीब करीब, अंदाज़ा जो लगाया जा रहा है, वो करीब 6 मिलियन के आसपास हैं। क्या LIC का जो मैं कहूँ कि बहुत बड़ा बेस है, उसके सब्सक्राइबर्स की संख्या, यानी कि मार्केट से वो लोग खुद को कोरिलेट नहीं करते हैं और इसीलिए नंबर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं? और दूसरा ये, लास्ट वीक में अचानक जो RBI की ओर से पॉलिसी में बदलाव किया गया रेपो और उन सब में, उसको क्या ज़रूरत थी, और क्या उसे अगर कुछ दिन और टाला जा सकता था तो इस IPO की परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा और बेटर हो सकती थी? RBI ने जो पॉलिसी हाइक किया, मेरी समझ में उसका जरूर इस पे इम्पैक्ट आया है। अगर वो नहीं होता तो शायद ओवर सब्सक्रिप्शन और होता। आपने जो इन्वेस्टर बेस बताया है और उसकी जो अनुपात लगाया है जिन्होंने इसमें पूंजी निवेश किया है, उसमें फर्क जरूर है। बहुत कुछ इन्वेस्टर एजुकेशन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि अभी हमें और अंदर टियर 2, टियर 3 और अंदर जाके लोगों को एजुकेट करना है कि जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद है।
तो मेरी समझ में ये 2-3 चीजें थी कि चॉपी मार्केट्स थे, विदेश में मार्केट ऊपर नीचे हो रहे थे, जी। रेट हाइक हो गया इस बीच में, इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो रहा है, उसके बावजूद लगभग 3 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन होना एक बहुत महत्व की बात है। और मैं नहीं समझता कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये मानसिकता की वैलिडेशन के लिए उनको आना चाहिए, क्योंकि वो हॉट मनी होता है, वो जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। जैसे हमने देखा, एक उदाहरण है HDFC बैंक, जो उसका फायदा हुआ वो फॉरेनर्स ले, इस देश में ही लोग क्यों नहीं लेते? मेरी समझ में तो रिटेल जो इन्वेस्टर्स का प्रोपोर्शन उसको और बढ़ा देना चाहिए, और सरकार को पूरा 5% लाना चाहिए था, वो भी ओवर सब्सक्राइब होता इसको देखते हुए। अब चूंकि फॉलो ऑन ऑफर इस साल में आना नहीं है, मगर आइंदा जब भी आएगा तो मैं समझता हूँ कि और उत्तरोत्तर प्रगति होगी। और जिस तरीके से ये सब्सक्रिप्शन नज़र आ रहा है सर, ख़ास तौर पर मैं LIC की अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, या फिर उसके जो ब्रॉड मैं कहूं कि प्लान है, उसके साथ साथ सरकार की जो मंशा है LIC के कुछ परसेंटेज सेल ऑफ करने के साथ साथ, उसमें भी किस तरीके से इसका इम्पैक्ट आप देखते हैं? सौरभ सर। ये आपने मुझसे पूछा है? जो बाकी डिसइन्वेस्टमेंट्स हैं वो अभी तो थोड़ा बैक बर्नर पे चले गए हैं, जैसे BPCL का था, और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में है कि करीब 6 महीने बाद आएगा। तो अब सरकार उन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स के लिए मेरे ख्याल में इंतजार कर रही है कि मार्केट स्टेबलाइज कर जाए, रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस इतनी है कि उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट सभी पे असर पड़ रहा है, रुपए पे असर पड़ रहा है। तो इंतजार ये है कि 3-4-5 महीने देख लिया जाए, इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद मार्केट को टेस्ट किया जाए। ओके अशोक, जो मैं 2 पॉइंट करता कि रेल पावर जब आया और उसके नंबर्स ह्यूज थे, लेकिन उसके बाद मार्केट एक तरीके से क्रैश हुआ। जहां पर LIC नंबर्स ह्यूज हैं, सब्सक्रिप्शन मार्केट कंडीशंस के विपरीत भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इसका इम्पैक्ट बाजार पर क्या पॉजिटिव आप देखते हैं, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का प्लान है डिसइन्वेस्टमेंट का, उस पर इसका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा? इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मैं भी ये सोच रहा था, 2 चीज़ है। एक तो रिटेल शेयर होल्डर्स जो LIC में काफ़ी, जिनका तादाद सबसे ज़्यादा है, उनका हमेशा ये कंप्लेन रहता है कि हमें मार्केट में बड़े इन्वेस्टर्स क्रीम ले जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। इस इशू में वो रिवर्स हुआ, और इतने लार्ज पैमाने में। तो दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि बहुत बारी शेयर होल्डर्स के यही रहना, रिटेल इन्वेस्टर्स का यही कहना है कि हमें कुछ नहीं मिला, हमारे लिए जो प्राइसिंग हुआ वगैरह हुआ वो हमारे लिए फ़ायदेमंद का चीज़ नहीं हुआ है। LIC में इस बारी उस चीज़ का काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसके लिए इफेक्ट रखा गया था कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे डील बने, और अगर उसके चलते रिटेल इन्वेस्टर्स ने उसका सराहना भी किया है, जो रिजल्ट दिख रहा है अभी। मुझे नहीं लगता है अभी जो मार्केट में जो उतर चढ़ाव चल रहा है उस पर LIC का ये शेयर का बहुत ज़्यादा असर आएगा, यानी कि ये होल्डर्स लॉन्ग टर्म होंगे ज़्यादातर, तो ये इमीडिएटली अपने शेयर्स लेके मार्केट में ही नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए इमीडिएट सेल बहुत ज़्यादा वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जो कई बार IPO के खुलने के बाद नजर आती है, जो आते हैं बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, कुछ तो आएंगे लेकिन ज़्यादा नहीं है। अगर रिटेल का अगर ज़्यादातर देखिए, पॉलिसी होल्डर्स ने बहुत खरीदे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं खरीदे हैं, दीज आर ऑल वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बाय डेफिनेशन, तो इनका तादाद में ज़्यादा नहीं आने का है, विच इज़ गुड। दैट मीन्स कि मार्केट में ये लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिलेगा ये सोचकर इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किए हैं। अब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिलेगा या नहीं, ये तो मार्केट के ट्रेंड से ही पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें आते हैं तो। लेकिन ज़्यादातर लोगों का अगर ये मंशा अगर नहीं है तो ये कॉन्फिडेंस दिलाता है कि मार्केट का जो इमीडिएट मूवमेंट रहेगा उससे LIC का मूवमेंट डिसएंगेज रहेगा। LIC के जो परफॉर्मेंस आएंगे वो लॉन्ग टर्म उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे,
बाकी फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म वगैरह वगैरह चीज़ों में आएगा, जो अच्छी बातें हैं। दूसरी बात यह है, तो इसलिए जो रिलायंस आईपीओ का, जो रिलायंस पावर का जो आईपीओ में जो झमेला हुआ था, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने ये सोच कर लिए थे कि ये शॉर्ट टर्म एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का समय आ गया है, उससे काफ़ी अलग होना चाहिए, जहाँ तक मेरा रीडिंग है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर इसका क्या प्रतिक्रिया है। एलआईसी और इसके पहले एयर इंडिया, ये दोनों सेल अपने आप में इतने सिग्निफिकेंट है और चॉपी मार्केट्स के होते हुए, डिफ़िकल्ट सिचुएशन के होते हुए भी गवर्नमेंट ने ये जो दोनों डिसइन्वेस्टमेंट सक्सेसफुली निभाए हैं, इससे एटलीस्ट ये अभी चल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसे कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस और एक अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में किस तरह से अपने शेयर्स को लाना चाहिए, किस तरह से उसके हैंडल करना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स मिले हैं। अभी जो क्रम में आएंगे, बीपीसीएल, कॉन्कोर, शिपिंग कॉरपोरेशन, ये सारे बड़े कंपनीज हैं, इनको लाने में ये कॉन्फिडेंस और ये लर्निंग बहुत काम में आएगा कि किस तरह से करना चाहिए। साथ में इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस लाएगा कि गवर्नमेंट नोज कैसे अपना काम करना चाहिए, क्योंकि एलआईसी के लिए फॉर इंस्टेंस बहुत सारे एग्जम्पशंस लिए गए थे कि सेबी का जो शेयर होल्डिंग का जो मैक्सिमम मिनिमम है उससे नीचे गया वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ों को एडजस्ट करके सरकार अपना कैसे आगे के दिनों में इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, इस पर बहुत इम्पैक्ट आएगा। खासकर क्योंकि एलआईसी, क्योंकि सिर्फ हम डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में हम कंपनी ही नहीं मानते हैं, एक बड़ा सा चीज़ आएगा जो है एसेट मोनेटाइजेशन, जिसके बारे में हम आप कई बारी चर्चा कर चुके हैं, उनका भी क्रम आएगा, आना शुरू हो गया है, उन पर कैसे बनता है। तो देयर इज़ एन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कि मार्केट में किस तरह से अपने रिसोर्सेज को लाना, किस तरह से टाइमिंग करना, इसके ऊपर वैल्यूएबल लेसन्स आ रहे हैं। Okay. और वो मुझे लगता है एक मेजर रियलाइजेशन है। चरण सर, एक चीज़ और जो कई बार आईपीओ जब आते हैं और उसके जो मैं कहूँ कि ओपनिंग यानी लिस्टिंग डेट है, उससे पहले एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा मार्केट में उस पर चर्चा होती है, वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। और यहाँ पर एलआईसी के आईपीओ में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आरबीआई की, उससे पहले वो 100 से ऊपर चल रहा था, जो कि कई 125 130 तक पहुंचा था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अगर डेली बेसिस पर ट्रेडिंग डे पर देखें तो वो नीचे आया और 9 मई को ये करीब 36 रुपए पर था, यानी कि डिक्लाइनिंग जो ग्राफ वो नजर आया। इसका मतलब क्या है? और दूसरा सवाल मेरा इसी जुड़ा हुआ है कि क्या एलआईसी का आईपीओ बाकी के आईपीओ से थोड़ा अलग है, जहां पर इन्वेस्टर्स या फिर मैं कहूं कि जो सब्सक्राइबर हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ उतर रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों का असर वहां पर उतना नज़र नहीं आएगा जो कि बाकी दूसरे आईपीओ पर नज़र आता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ग्रे मार्केट प्राइस उस दिन से मैं देख रहा हूँ नीचे आ रहा है, पर आप उसको दो चीज से जोड़ के देखिए। अगर आप बाकी की जो इंश्योरेंस कंपनीज ट्रेड हो रही हैं मार्केट में, अगर उनके आप शेयर्स देखें, उनके रेट्स देखें, तो आज सबके सब गिरे हैं। तो इसलिए ऑब्वियसली इंश्योरेंस सेक्टर पे उसका फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, वो एलआईसी पे भी हमें दिख रहा है। इसके अलावा जो एग्रीगेट सेंटिमेंट्स कंट्री में चल रहे हैं, दो सेंसेक्स में दिख रहे हैं, उसके कारण भी एलआईसी के जो ग्रे मार्केट है, इस पे भी फर्क दिखना ही था, तो वो भी हो रहा है। अब ये ग्रे मार्केट प्राइस जो आज हमें दिख रहा है, जब ये आईपीओ सच्ची में मार्केट में खुलेगा और लिस्टिंग शुरू हो जाएगी, उस टाइम तक फिर ये वेरी कर सकता है। पर इतना जो डिक्लाइन हुआ, जो आप कह रहे हैं अनाउंसमेंट वाले दिन से 100 रुपए से ऊपर था और आज 36 रुपए तक आया, उसका मेन कारण यही 2-3 कारण थे जो मैंने अपने पिछले विश्लेषण में बताए कि अमेरिकन मार्केट में रेट चेंज हुआ, बैंक ऑफ इंग्लैंड में वो बड़ा सब्सटैंशियल रेट चेंज हुआ और रिजर्व बैंक ने 40 बेसिस पॉइंट का जो चेंज किया। आपने एक प्रश्न अभी पूछा था कि अगर रिजर्व बैंक उसको डिले कर सकता, अगर ये ना होता तो क्या ये आईपीओ बड़े हाई प्राइस पे खुलता। मेरा अपना विश्वास है कि अगर ये ड्रास्टिक स्टेप्स जो पिछले 3-4 दिन में लिए गए अनएक्सपेक्टेड थे, अगर ये ना होते तो ऑब्वियसली एलआईसी का आईपीओ बड़े अच्छे रेट पे खुल जाता और ग्रे मार्केट प्राइस जो इनका 100 रुपए से ऊपर चल रहा था, वो ऑब्वियसली हो जाता। पर क्या रिजर्व बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को रोक सकता है? रिजर्व बैंक के सामने आईपीओ एक एलआईसी का एक सिंगल इंसिडेंट है, पर रिजर्व बैंक के सामने पूरी इकोनॉमी पड़ी होती है।
इसलिए रिजर्व बैंक को जो अपनी रफ्तार पे चलता है और अपनी पॉलिसी और अपनी कंसिडरेशंस के साथ चलता है, उसे एक आईपीओ के कारण रोकना या डिले करना ऑब्वियसली ठीक नहीं है। ओके सर। इससे एक लेसन भी मिलता है इन्वेस्टर्स को इंडिया, वो ये कि जब वो इन्वेस्ट करते हैं उन्हें ये सब चीजें फैक्टर करनी है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो तो ये सारे फैक्टर्स, चॉपी मार्केट्स हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं, स्पेकुलेटर्स उसी पे तो दाव लगाता है और उसी पे तो गेन एंड लॉसेस होते हैं और मार्केट वाइब्रेंट बन जाती है। पर जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बीच में आते हैं और जिस तरीके विश्लेषण अभी अभी किया और आपने डेटा जब मैंने आपके साथ शेयर किया था जी। कि पॉलिसी होल्डर्स, एम्प्लॉइज उसमें पैसा डाल रहे हैं, ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है। जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कंसिडरेशंस और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस जो होती है उसकी ज्यादा फिक्र नहीं होती है। तो मेरी राय में ये इन्वेस्टर्स के लिए भी सीख है, सरकार के लिए भी सीख है कि जब हम लोग एक आईपीओ लेके आते हैं और आगे ये काफी आने वाले हैं, आने वाले दिनों में काफी ऐसे आएंगे, तो ये दोनों के लिए एक सीख है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और किस टाइमिंग पे हम क्या लेके आते हैं इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट दोनों के लिए कि किस मापदंड में आप लेके आएंगे, कितना वॉल्यूम आप लेके आएंगे। राइट सर। और लास्ट चीज जो मैं इस जगह कहनी चाहूंगा, जब शुरू में एलआईसी के आईपीओ की बात हो रही थी तो सोचा था कि इससे ज्यादा आएगा आईपीओ, 10% तक आएगा, पर मार्केट को मद्देनजर रखते हुए शायद सरकार ने उसका अमाउंट 3.5% पे रोका है। तो ऑब्वियसली सरकार भी सोच रही है कि जो मार्केट में आना है, मार्केट की अपनी कितनी अहमियत है उसको एब्जॉर्ब करने की, सरकार की कितनी है कि किस प्राइस पे उसको लेके आना है, दोनों को एक बैलेंस करना है। तो वो दोनों साइड मैं सोच रहा हूँ एक टाइम टेस्टिंग हो रही है, एक टेस्टिंग ऑफ द मार्केट हो रही है दोनों साइड में, और वो अच्छी बात है। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण है कि जब इसकी लिस्टिंग होगी 17 तारीख को, तब कई सारी चीज़ें जो हैं मैं कहूँ कि दांव पर होंगी। एक तरफ न सिर्फ जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए, दूसरा ये कि सरकार जो विनिवेश के रास्ते पर आगे बढ़ रही है उसमें किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं सरकारी कंपनियां, और तीसरा कि जो आकार यानी कि जो प्राइसिंग है वो कितनी ज़्यादा सटीक है, कितना और उसको ऊपर लाया जा सकता है आने वाले जब दूसरी कंपनियों को विनिवेश के जरिए आईपीओ के जरिए उतारा जाएगा बाजार में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जोड़ने के लिए। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।